मेरा नाम प्रियांशु है और आप सभी सम्मिलित हो चुके हैं मेरे YouTube चैनल द विज्ञासा में। अगर कभी किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक या फिर सेरेब्रोवास्कुलर इस्कीमिया जैसी दिक्कत होती है तो डॉक्टर साहब उन्हें सलाह देते हैं कि वह अपने गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ाएं और बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करें। क्या होता है गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल, इस बात को समझने का हम आज प्रयास करेंगे। गुड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल को आपको अपने शरीर में बढ़ाना है अगर आपको हार्ट अटैक या फिर इस्कीमिया जैसी दिक्कत है या होने का खतरा है, और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करना है। ठीक है, अगर आपको अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ानी है तो उसके लिए आपको अपना बैड कोलेस्ट्रॉल कम करना होगा। ठीक है, ये कम करना होगा और ये बढ़ाना होगा। तो गुड कोलेस्ट्रॉल जो है उसे साइंटिफिक लैंग्वेज में कहा जाता है HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और बैड कोलेस्ट्रॉल को साइंटिफिक लैंग्वेज में कहा जाता है LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इन दोनों में ही एक चीज कॉमन है, क्या? लाइपोप्रोटीन। दोनों ही क्या है? गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल दोनों ही लाइपोप्रोटीन है। मतलब कि वो कंपाउंड जो कि लिपिड, लाइपो बोले तो लिपिड और प्रोटीन बोले तो प्रोटीन, मतलब कि दोनों ही लिपिड और प्रोटीन के बने हुए हैं। बस फर्क इतना है कि गुड कोलेस्ट्रॉल हाई डेंसिटी में है और बैड कोलेस्ट्रॉल लो डेंसिटी में है। फिर हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन क्या होता है, इस चीज को समझने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि लाइपोप्रोटीन होता क्या है, हमारे शरीर में कैसे बनता है और कहां से आता है। अब आप सभी को पता है कि यह आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, और लिपिड की बात करें तो लिपिड इज द एनर्जी सोर्स फॉर आवर बॉडी। ठीक है, और प्लस और भी कई सारे फंक्शंस लिपिड करता है। ठीक है, तो आपने इंजेस्ट किया लिपिड और कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, लिपिड और कोलेस्ट्रॉल आपने इंजेस्ट किया विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम्स लाइपेज और डाइएस्ट्रेजेस, कुछ एंजाइम्स होते हैं हमारे इंटेस्टाइन में जो कि लिपिड को तोड़ देंगे फैटी एसिड ग्लिसरॉल, इन दो कंपाउंड में, फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में। प्लस हमारे पास कोलेस्ट्रॉल कंपाउंड भी है जो कि हमने इंजेस्ट किया था। अब ये तीनों ही चीज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और कोलेस्ट्रॉल, ये एब्जॉर्ब होनी है हमारी इंटेस्टाइन से। ठीक है, ये हमारी एपिथेलियम है, गट की एपिथेलियम है, यहां से ये एब्जॉर्ब होनी है और उसके बाद आर्टरीज में जानी है, मतलब कि ब्लड वेसल्स में जानी है, और उसके बाद सप्लाई होगी पूरी बॉडी में। तो भाई अगर ये तीनों ही एब्जॉर्ब हुई, यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई और ब्लड में गई, तो आप सभी को पता होगा कि फैटी एसिड्स और लिपिड कंपाउंड्स, कोलेस्ट्रॉल, ये सभी कंपाउंड्स क्या होते हैं? लिपिड इन सोल्यूबल, सॉरी लिपिड सोल्यूबल, लिपिड सोल्यूबल मतलब कि हाइड्रोफोबिक होते हैं, और हाइड्रोफोबिक होने की वजह से ये ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ब्लड तो एक वाटर सॉल्वेंट मटेरियल है। ठीक है, तो ब्लड में ये ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है, ये सारे लिपिड कंपाउंड्स हाइड्रोफोबिक हैं। तो क्या करना होगा, हमारी गट की जो एपिथेलियम है वो इन सब लिपिड मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर देगी फ्रॉम हाइड्रोफोबिक टू हाइड्रोफिलिक। कैसे करेगी, इस चीज को देखते हैं। हमारी ये एक सेल है एपिथेलियम का, गट एपिथेलियम का। तो इसमें क्या होगा, ये हमारे लिपिड कंपाउंड्स हैं, ये हमारे ट्राइग्लिसराइड्स
फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, सॉरी ग्लिसरॉल नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, ये सभी कंपाउंड्स हमारी एपिथेलियम में एब्जॉर्ब हो चुके हैं और अब एपिथेलियम उनके चारों तरफ लगा देगी एक मोनोलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड की एक मोनोलेयर लगा देगी। अब आपको पता है कि फॉस्फोलिपिड में ये बाहरी साइड, ये क्या है, हाइड्रोफिलिक, ठीक है, ये हाइड्रोफिलिक है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, जो ये कवरिंग है एक फॉस्फोलिपिड की इन ट्राइग्लिसराइड फैटी एसिड्स और कोलेस्ट्रॉल की चारों तरफ, जो ये कवरिंग है इसने इसे हाइड्रोफोबिक से हाइड्रोफिलिक कर दिया, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल पूरा का पूरा हाइड्रोफिलिक हो गया और अब ये आराम से ट्रांसपोर्ट हो सकता है हमारी ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में। एक चीज और हुई है कि कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि इनके बीच में हमारी एपिथेलियम लगा देती है, इनके चारों तरफ और बीच में। जो बीच में है उन्हें बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स और जो बीच में है उन्हें बोलते हैं सॉरी, जो बीच में है उन्हें बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स और जो चारों तरफ है उन्हें बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स। ये बस लेयर की जो पेरिफेरल पे है उन्हें बोलते हैं पेरिफेरल और जो बीच में है उन्हें बोलते हैं इंटीग्रल, ठीक है। कुछ प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि एपो बी, एपो ए, एपो सी, एपो डी, एपो ई, ठीक है। ये 4-5 टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जो कि इस फॉस्फोलिपिड मोनोलेयर के बीच में और चारों तरफ लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब ये तैयार है पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट होने के लिए फ्रॉम एपिथेलियम, ठीक है। बाय द हेल्प ऑफ एक्सोसाइटोसिस ये ब्लड में जाएगा और ट्रांसपोर्ट हो जाएगा पूरी के पूरे बॉडी में, ठीक है। तो अभी आपने एक चीज देखी होगी कि जो ये स्ट्रक्चर बना है ये किस चीज का है, लिपिड पार्ट का, बीच में लिपिड पार्ट है और चारों तरफ प्रोटीन्स है ना, प्रोटीन फॉस्फोलिपिड्स। तो इसीलिए इसे बोला लाइपोप्रोटीन, ठीक है, इसलिए इसे बोला लाइपोप्रोटीन, ठीक है। तो हुआ क्या था कि हमारी बॉडी जब इंजेस्ट करती है लिपिड और कोलेस्ट्रॉल तो उसे पहले ब्रेक कर देती है फैटी एसिड्स में, ग्लिसरॉल में और कोलेस्ट्रॉल में। और हमें पता है कि फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल लिपिड सोल्यूबल है, हाइड्रोफोबिक है, इसी वजह से ये हमारे ब्लड में वाटर सोल्यूबल, जो कि एक वाटर सॉल्वेंट मटेरियल है ब्लड, उसमें ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे। तो हमें क्या करना है, इस लिपिड सोल्यूबल मटेरियल को, फैटी एसिड्स को और कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करना है हाइड्रोफोबिक से हाइड्रोफिलिक में, ठीक है। हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट करने के लिए हमारे एपिथेलियम के सेल्स ने उसके चारों तरफ एक लेयर लगा दी फॉस्फोलिपिड की और साथ में कुछ प्रोटीन्स भी ऐड कर दिए जिन्हें एपो ए, एपो बी, एपो सी और एपो डी, एपो ई, कुछ टाइप्स के प्रोटीन होते हैं वो बीच में लगा दिए। इन्हें बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स या फिर पेरिफेरल प्रोटीन्स, ठीक है। तो क्या हो गया, बीच में एक लिपिड कंपाउंड है इसमें जो कि सारा हमें ट्रांसपोर्ट करना है और चारों तरफ क्या है, प्रोटीन पार्ट है, ठीक है, ये प्रोटीन पार्ट है। तो इसे बोला लाइपोप्रोटीन, ठीक है। लाइपोप्रोटीन का स्ट्रक्चर फिर से मैं बना रहा हूँ एक बार पूरे तरीके से और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारी ये एपिथेलियम ने कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना दिया। इसमें बीच में ट्राइग्लिसराइड्स, फैटी एसिड्स और कोलेस्ट्रॉल और कुछ कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स, ठीक है, मतलब कि ईस्टर ग्रुप अटैच हो गया कोलेस्ट्रॉल पे। तो कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स, फैटी एसिड्स और ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है, ये सारे के सारे कंपाउंड है बीच में और चारों तरफ क्या है, एक मोनोलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। और कुछ है इंटीग्रल प्रोटीन्स
और कुछ है पेरिफेरल प्रोटीन्स, एपोए, एपोबी, एपोसी, एपोडी, एपोई, ठीक है। और इसे बोलते क्या है जो एपिथेलियम में बना है लाइपोप्रोटीन, इस लाइपोप्रोटीन को बोलते हैं काइलोमाइक्रोन, ठीक है, काइलोमाइक्रोन, ठीक है, काइलोमाइक्रोन। तो कहने का मतलब ये है कि जो लाइपोप्रोटीन एपिथेलियम में बना है, गट की एपिथेलियम में बना है, उसे काइलोमाइक्रोन कहते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि जो लाइपोप्रोटीन है वो सिर्फ एक ही प्रकार का है काइलोमाइक्रोन, वो और भी प्रकार के होते हैं, जैसे कि HDL नंबर 1 टाइप, ठीक है, नंबर 2 टाइप LDL, ठीक है, जिसे हम HDL को क्या बोलते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल, और LDL को बैड कोलेस्ट्रॉल, है ना, बताया था अभी। तो जो ये कुछ प्रकार हैं लाइपोप्रोटीन के, HDL, LDL, VLDL, IDL, मतलब कि वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और काइलोमाइक्रोन, ठीक है। ये कुछ मुख्य प्रकार हैं लाइपोप्रोटीन के, इन सब के बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और कैसे HDL गुड कोलेस्ट्रॉल है और कैसे LDL बैड कोलेस्ट्रॉल है, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। काइलोमाइक्रोन और VLDL, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। जो काइलोमाइक्रोन है वो बनता है एपिथेलियम में, गट की एपिथेलियम, गट एपिथेलियल सेल्स में। और जो VLDL है, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये बनता है लीवर पैरेन्काइमा में, ठीक है, लीवर पैरेन्काइमल सेल्स में। बनता कैसे है, वही है कि जो ApoB48 है, एक प्रोटीन होता है ApoB48 जो कि काइलोमाइक्रोन लाइपोप्रोटीन के चारों तरफ होता है। मैंने कहा था ना कि ApoB, ApoC, ApoD कुछ टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जो कि फोस्फोलिपिड बाइलेयर के, सॉरी, फोस्फोलिपिड मोनोलेयर के बीच में होते हैं, ना। ये मान लो काइलोमाइक्रोन की फोस्फोलिपिड मोनोलेयर है, इसके बीच में कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ApoA, ApoB, ApoC। ऐसे ही काइलोमाइक्रोन के पास ApoB48 नाम का एक प्रोटीन है, ठीक है, ApoB48 नाम का एक प्रोटीन है जो बनाया जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा, ठीक है। और VLDL के पास है ApoB100 इस नाम का प्रोटीन, ठीक है। और ये प्रोटीन बनाया जाएगा वही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा, है ना। बताया ना आपको कि भाई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बचे हुए लिपिड पार्ट बनाएगा। जो भी लिपिड पार्ट है हमारे काइलोमाइक्रोन और VLDL में, वो बनाएगा SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, वो बनाएगा लिपिड पार्ट। प्रोटीन पार्ट बनाया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा लिपिड पार्ट। लिपिड पार्ट जैसे कि फॉस्फोलिपिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स और फैटी एसिड्स, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स, ठीक है, ये सब बनाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इतना सब बनने के बाद अब इन सब का अरेंजमेंट होगा इन गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस में जो ये प्रोटीन और लिपिड बने थे, उन सब का अरेंजमेंट होगा टू फॉर्म लाइपोप्रोटीन, ठीक है, लाइपोप्रोटीन बन जाएगा। इसे बोलेंगे नेसेंट लाइपोप्रोटीन। नेसेंट लाइपोप्रोटीन की इनएक्टिव है, ये एक्टिव होगा भाई। यहाँ भी क्या बना, नेसेंट लाइपोप्रोटीन इन गोल्गी एपरेटस, और यहाँ भी गोल्गी एपरेटस में क्या बनेगा, नेसेंट लाइपोप्रोटीन, ठीक है। ये दो प्रकार के लाइपोप्रोटीन, नेसेंट इनएक्टिव लाइपोप्रोटीन बन चुके हैं। इनको एक्टिव करने के लिए लीवर नहीं कहूँगा, HDL, इनको एक्टिव करने के लिए HDL में मौजूद ApoC और ApoE, ApoC और ApoE, ये प्रोटीन्स HDL इन दोनों पे
ऐड कर देगा, और जब एपोसी और एपोई ये दो प्रोटीन्स HDL नेसेंट इन दोनों नेसेंट लाइपोप्रोटीन पे ऐड कर देगा तो ये हो जाएंगे एक्टिव, ये हो जाएंगे एक्टिव लाइपोप्रोटीन, एक्टिव काइलोमैक्रोन, यहाँ ये बन जाएगा एक्टिव वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो कैसे बनाइए, ये बना बाय एडिंग एपो सी एंड एपो ई, ये दोनों ऐड किए गए इनसे, और जब ये ऐड हुए बाय HDL, ठीक है, HDL ने अपना प्रोटीन एपो सी और एपो ई इन पे ऐड कर दिया, जब ये ऐड हो गए तो ये एक्टिव, ठीक है। तो क्या हुआ था कि काइलोमैक्रोन्स गट एपिथेलियम सेल में बने और VLDL वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन लीवर पैरेन्काइमल सेल्स में बने, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बनाया एपोबी 48 और यहाँ पर एपोबी 100 बनाया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। प्रोटीन से डिफरेंट है, यहाँ पे एपोबी 48 और यहाँ पे एपोबी 100, ठीक है, और सब कुछ वही चीज़ें हैं, लिपिड्स हमारे कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स फैटी एसिड्स और सारे कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स फैटी एसिड्स फॉस्फोलिपिड्स वो सब हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बने। उसके बाद अरेंजमेंट हुई गोल्गी एपरेटस में, और अरेंजमेंट होने के बाद एपोसी और एपोई ऐड करे गए HDL के द्वारा, और अब ये एक्टिव काइलोमैक्रोन और एक्टिव VLDL वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बन चुका है, ठीक है। जो काइलोमैक्रोन्स है वो बने एपिथेलियम में, गट के एपिथेलियम में, अब वो ट्रांसपोर्ट होना है पूरी बॉडी में, और जब पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होंगे तो क्या होगा, जब पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होंगे तो वो, अब मान के चलिए कि ये एक काइलोमैक्रोन है, ये काइलोमैक्रोन है, इसके बीच में एपोबी 48 है और साइड में एपो सी है और एपो ए, ये एपो सी, ये एपो ई और ये एपो बी 48, ठीक है। ये प्रोटीन्स है, फॉस्फोलिपिड्स है, और बीच में ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स ये सब मौजूद है। अब एपो सी क्या होगा, अब क्या होगा कि काइलोमैक्रोन्स जो है वो ट्रांसपोर्ट होंगे पूरी बॉडी में, और ट्रांसपोर्ट होने के बाद ये काइलोमैक्रोन्स जाएंगे लीवर के पास, मसल के पास, मसल सेल्स में मतलब कि लीवर सेल्स में, मसल सेल्स में, और फैटी एडिपोज टिश्यू में, फैटी एडिपोज टिश्यू में, ठीक है, ये सब जाएंगे यहाँ पे, उन सेल्स के पास जाएंगे, सेल्स में एब्जॉर्ब होंगे, और एपोसी जो है वो एक्टिव करेगा लाइपेज को। जो एपोसी है वो लाइपेज एक्टिवेटर है, जो लाइपेज प्रोटीन होता है, तो ये जो लाइपेज एंजाइम होता है उसको एक्टिव कर देगा इन सेल्स के अंदर, और इसकी वजह से जो सारा लिपिड कंपाउंड है वो कन्वर्ट हो, ये वो सारा जो लिपिड कंपाउंड है वो टूट जाएगा सिंपल फैटी एसिड कंपाउंड में और कोलेस्ट्रॉल में, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड कंपाउंड में टूट जाएगा, और इस प्रकार से लीवर में, मसल्स में, इन सब में काइलोमैक्रोन्स जो है वो ट्रांसपोर्ट कर देगा लिपिड कंपाउंड को अपने, ना लिपिड कंपाउंड को ट्रांसपोर्ट कर देगा लीवर में, मसल्स में, फैटी एसिड में, क्योंकि उसके पास एपोसी है जो कि लाइपेज एक्टिवेटर है। लाइपेज एक्टिवेटर लाइपेज एंजाइम को सेल के अंदर एक्टिव कर देगा, जहाँ भी काइलोमैक्रोन एब्जॉर्ब होगा वहाँ लाइपेज एंजाइम को एक्टिव कर देगा। लाइपेज एंजाइम कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स को, ट्राइग्लिसराइड्स को तोड़ देगा फैटी एसिड्स और कोलेस्ट्रॉल में, जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे फैटी एडिपोज टिश्यू में, मसल्स में, लीवर में, हार्ट में, ठीक है, इन सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे हार्ट में, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि 80% जो है वो मसल, हार्ट और एडिपोज टिश्यू में ट्रांसपोर्ट होता है, और 20% लीवर के पास ट्रांसपोर्ट होता है। तो क्या हुआ, जो हमने लिपिड इंजेस्ट किया था वो लिपिड सारा का सारा ट्रांसपोर्ट हो चुका है लीवर, फैटी एसिड्स, मसल्स और हार्ट के पास, ठीक है। लाइपेज ने सब तोड़ डाल के बाहर निकाल लिया और सेल में स्टोर हो चुका है, या फिर सेल अब इसे यूज करना शुरू कर चुके हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से काइलोमैक्रोन जो है उसकी कहानी खत्म हो गई, वो सेल्स के पास पहुंच गया, वो लीवर के पास पहुंच गया, हार्ट, मसल्स और फैटी एडिपोज टिश्यू के पास पहुंच गया। अब कहानी शुरू होती है VLDL की। जो VLDL है वो बना था लीवर पैरेन्काइमल सेल्स में, और ये हमारा VLDL है, ये हमारा VLDL है,
VLDL, ठीक है। अब एक बात तो है कि VLDL के पास भी क्या है, प्रोटीन्स है ApoB और ApoC और ApoE। ApoE। अब आप सभी को पता है कि जो ApoC है, जो ApoC है वो है लाइपेज एक्टिवेटर, ठीक है। ApoC है लाइपेज एक्टिवेटर। जब लाइपेज एक्टिवेटर काम करेंगे तो वही होगा कि इसमें मौजूद जितना भी हमारा लिपिड कंपाउंड है, फिर जो हमारा कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल है और कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स हैं वो टूट जाएंगे फैटी एसिड्स में, और ट्राइग्लिसराइड टूट जाएंगे फैटी एसिड्स में, और कोलेस्ट्रॉल टूट जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सारा का सारा कंपाउंड जो है वो एक तरीके से बड़े से छोटा हो जाएगा, है ना। जो बड़ा कंपाउंड था वो छोटा, मतलब कि जो बड़ी चेन्स थी ट्राइग्लिसराइड्स की वो अब छोटी छोटी फैटी एसिड्स में टूट जाएगी, और इस प्रकार से आगे क्या होगा, टूट गया अंदर, ठीक है। अब ये जो VLDL है, ये VLDL HDL से HDL3 से कुछ लेन देन करेगा, ठीक है। HDL3 से कुछ लेन देन करेगा। क्या लेन देन करेगा? लेन देन ये होगा कि ये VLDL अपने ApoC और E प्रोटीन्स दे देगा HDL को, ठीक है। और साथ में HDL दे देगा इसे अपना कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल। और VLDL कोलेस्ट्रॉल लेने के बदले एक चीज और देगा, VLDL HDL से कोलेस्ट्रॉल लेने के बदले एक चीज और देगा, और वो है ट्राइग्लिसराइड्स और फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। फॉस्फोलिपिड्स और ट्राइग्लिसराइड्स भी कुछ फॉस्फोलिपिड्स और ट्राइग्लिसराइड्स VLDL HDL3 को दे देगा। तो इस प्रकार से क्या हुआ, VLDL ने कोलेस्ट्रॉल HDL से ले लिया और इसे दे दिया ट्राइग्लिसराइड और फॉस्फोलिपिड्स। अब VLDL की डेंसिटी बढ़ गई, जब इसके पास कोलेस्ट्रॉल आ गया और इसने अपना ट्राइग्लिसराइड दे दिया तो इसकी डेंसिटी बढ़ गई, और साथ में क्या हुआ, कुछ लाइपेज एंजाइम ने काम किया जो कि इसके अंदर मौजूद फैटी एसिड्स और कोलेस्ट्रॉल को तोड़ देगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो VLDL की डेंसिटी बढ़ गई, और अब इसे कहेंगे हम IDL, इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। और अब ये IDL भी जाने वाला है लीवर के पास, और लीवर इस IDL से कुछ प्रोटीन और ट्राइग्लिसराइड्स निकाल लेगा, ठीक है। लीवर सेल, ये कहां पे हो रहा है, लीवर सेल IDL से, इंटरमीडिएट डेंसिटी प्रोटीन से प्रोटीन और ट्राइग्लिसराइड निकाल लेगा, और अब इसकी डेंसिटी और कम हो गई, ठीक है। अब इसे बोलेंगे लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, तो क्या हुआ, VLDL है, VLDL की डेंसिटी कम हुई बाय गिविंग ट्राइग्लिसराइड एंड फॉस्फोलिपिड्स और टेकिंग कोलेस्ट्रॉल। डेंसिटी कम नहीं बढ़ी, डेंसिटी बढ़ी, तो इसे बोलेंगे अब IDL। और अब IDL ने अपने प्रोटीन और ट्राइग्लिसराइड्स और भी लीवर को दे दिए, तो IDL की डेंसिटी और भी बढ़ गई, और अब इसे कहेंगे LDL, ठीक है। अब जो ये HDL3 है, ये बना था नेसेंट HDL से, ठीक है। ये हमारा नेसेंट HDL है, और नेसेंट HDL के पास एक खास प्रोटीन है ApoE, ठीक है। इसके पास एक खास प्रोटीन है ApoE। जो ApoE है वो पेरिफेरल टिश्यू में मौजूद लिपिड और कोलेस्ट्रॉल को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और जब सारा का सारा जो कोलेस्ट्रॉल और
लिपिड पार्ट है हमारे पेरिफेरल टिश्यू में वो अटैच होगा एपोई से, तो क्या होगा, एक एंजाइम यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस नेसेंट HDL में एक एंजाइम है LCAT। LCAT बोला तो लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफरेज, ठीक है, एसाइल ट्रांसफरेज, लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफरेज। कोलेस्ट्रॉल पे एसाइल का ट्रांसफरेज मतलब कि फैटी एसिड का ट्रांसफर होगा। ये एंजाइम जो है क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल पे फैटी एसिड को ट्रांसफर कर देगा। कौन सी फैटी एसिड, लेसिथिन फैटी एसिड को ट्रांसफर कर देगा, है ना। लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफरेज, कोलेस्ट्रॉल पे फैटी एसिड, इसका नाम लेसिथिन है, उसको ट्रांसफर कर देगा। और कहाँ से आएगी ये फैटी एसिड, ये फैटी एसिड आएगी इस मोनोफॉस्फोलिपिड लेयर से, ठीक है, मोनो लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड की लेयर से एक फैटी एसिड हट जाएगी। ये फॉस्फोलिपिड है, इससे एक फैटी एसिड की चेन हट जाएगी और ये फैटी एसिड की चेन अटैच हो जाएगी इस कोलेस्ट्रॉल से। तो जब कोलेस्ट्रॉल से अटैच हो जाएगी ये फैटी एसिड की चेन, तो जो कोलेस्ट्रॉल है ये हो जाएगा हाइड्रोफोबिक, और हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस क्या होगा, आराम से चला जाएगा इस HDL के अंदर, है ना भाई। बाहर तो क्या है, हाइड्रोफिलिक एनवायरनमेंट है, तो हाइड्रोफिलिक एनवायरनमेंट से ये फटाफट अंदर चला जाएगा HDL में। और जो ये फॉस्फोलिपिड की मॉलिक्यूल है, ये फॉस्फोलिपिड का जो मॉलिक्यूल है ये इस HDL से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये लाइटिंग वेट हो गया, ठीक है, मतलब कि एक तरीके से लाइट वेट का मटेरियल हो गया ये फॉस्फोलिपिड। इसकी एक फैटी एसिड निकल चुकी है और ऐड हो चुकी है इस कोलेस्ट्रॉल से, वो इस HDL से बाहर निकल जाएगा और कोलेस्ट्रॉल अंदर चल जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हुआ, कितना भी पेरिफेरी का हमारा कोलेस्ट्रॉल था वो सारा का सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा HDL में, ठीक है। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। तो हुआ क्या था कि जो नेसेंट HDL था उसके पास एक प्रोटीन है एपोई, ठीक है, ये एपोई प्रोटीन है। एपोई प्रोटीन जो है वो अट्रैक्ट करेगा कोलेस्ट्रॉल को, और जब कोलेस्ट्रॉल अट्रैक्ट होगा इस एपोई प्रोटीन से, अटैच होगा इस एपोई प्रोटीन से, तो क्या होगा, एक LCAT नाम का एंजाइम एक्टिव हो जाएगा, लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफरेज नाम का एंजाइम एक्टिव हो जाएगा। और ये क्या करेगा, ये इस फॉस्फोलिपिड मोनोलेयर पे प्रेजेंट फॉस्फोलिपिड में जो ये फॉस्फोलिपिड में जो ये एक फैटी एसिड की जो एक चेन है इसको रिमूव कर देगा और अटैच कर देगा कोलेस्ट्रॉल से। जब कोलेस्ट्रॉल पे अटैच होगी ये फैटी एसिड की चेन, तो ये कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा हाइड्रोफोबिक और अंदर चला जाएगा HDL के, है ना भाई। बाहर तो हमारा हाइड्रोफिलिक एनवायरनमेंट है, तो वो वहां से अंदर चला जाएगा HDL में। तो इस प्रकार से तो जो HDL है वो सारे पेरिफेरल टिश्यू से कोलेस्ट्रॉल को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता रहेगा, ठीक है। और अब HDL जो है वो नेसेंट HDL है वो कन्वर्ट हो गया HDL3 में, ठीक है। और HDL3 ने जो कोलेस्ट्रॉल यहाँ से एब्जॉर्ब किया था वो दे दिया VLDL को, ठीक है। और VLDL बाद में कन्वर्ट हो गया IDL में, जब उसे कोलेस्ट्रॉल मिल गया VLDL को, और IDL जो है वो कन्वर्ट हो गया LDL में बाय गिविंग प्रोटीन एंड ट्राइग्लिसराइड टू लीवर सेल, ठीक है। और इसीलिए HDL को बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि जो HDL है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो पूरी बॉडी से पेरिफेरल टिश्यू से कोलेस्ट्रॉल लेके जा रहा है, VLDL को दे रहा है, और VLDL कन्वर्ट हो रहा है IDL में, और IDL बाद में कन्वर्ट हो रहा है LDL में। जो LDL है, जो LDL हमारा लास्ट में बना, अब ये LDL जाएगा हमारे बॉडी के टिश्यूज के पास। तो जो LDL है वो बना था लीवर में, लीवर सेल में बना, और फिर वो पेरिफेरल टिश्यूज में गया। पेरिफेरल टिश्यूज में जाएगा तो पेरिफेरल टिश्यू में जाके इस LDL के पास मौजूद है एक ApoB48 नाम का प्रोटीन, है ना। ApoB48 नाम का प्रोटीन था ना VLDL में, वो इसमें भी होगा LDL में भी। तो ApoB48 नाम का प्रोटीन ये एक्टिव कर देगा, जहाँ भी जाएगा सेल में, उन सेल्स में
एब्जॉर्ब होके एक्टिव कर देगा लाइपेजेस, लाइपेजेस और प्रोटीएजेस। लाइपेजेस और प्रोटीएजेस क्या करेगा, जो हमारे प्रोटीन्स थे ApoE48 और सारे ApoC ApoE उन्हें तोड़ देगा अमीनो एसिड्स में, और कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स जो है वो टूट जाएंगे विद द हेल्प ऑफ लाइपेजेस इन कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड्स। ठीक है, ये टूट जाएंगे। अब जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे पेरिफेरल टिश्यूज में जा चुका है, जैसे कि लीवर में जाएगा तो कोलेस्ट्रॉल लीवर सेल एब्जॉर्ब कर लेंगे और लीवर सेल उस कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट कर देंगे बाइल एसिड्स में। ठीक है, अगर किसी ग्लैंड के पास जाएगा तो वो ग्लैंड कन्वर्ट कर देंगे स्टेरॉयडल हार्मोन्स में, जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स और ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इन सब में कन्वर्ट कर देंगे हमारे पेरिफेरल टिश्यू, ग्लैंड्स और लीवर। ठीक है, तो इस प्रकार से काम आ जाएगा। और अगर यही एलडीएल एब्जॉर्ब हो गया हमारे एंडोथेलियम में, जो एंडोथेलियम लेयर होती है, ब्लड वेसल्स की एंडोथेलियम लेयर होती है, अगर उनमें एब्जॉर्ब हो गई है एलडीएल, तो वहाँ पे ये एलडीएल ApoB48 की हेल्प से एक्टिव कर देगा लाइपेजेस और प्रोटीएजेस को, और उसमें से निकलेंगे कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल हमारे एथेरोमा में भर जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो एलडीएल है वो एथेरोमा में प्रेजेंट होता है, और जितना ज़्यादा एलडीएल होगा उतना ज़्यादा एथेरोमा बनेगा, उतना ज़्यादा एथेरोमा में लिपिड और कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि एलडीएल जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल है, क्योंकि एलडीएल हमारे एंडोथेलियम की लेयर में, अगर एंडोथेलियम थोड़ी बहुत परमिएबल है एलडीएल, तो क्या करेगा एलडीएल उन एंडोथेलियम लेयर में एब्जॉर्ब हो जाएगा और वहाँ पे एक्टिव कर देगा लाइपेजेस और प्रोटीन्स एंजाइम को, और वहाँ पे भर देगा कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड, जो कि एथेरोमा के बिल्डअप में हेल्प करेगा, है ना, एथेरोमा को, और फास्टली ग्रो कराएगा। तो इसलिए जो एलडीएल है वो है बैड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये एलडीएल इसीलिए बैड कोलेस्ट्रॉल। तो आपने एक चीज समझ ली कि जो एलडीएल है वो लीवर में बन रहा था और पेरिफेरल टिश्यू में जाके क्या हो रहा है, पेरिफेरल टिश्यू में जाके कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप करा रहा है, एथेरोमा बना रहा है ना, जो हमारी पेरिफेरल ब्लड वेसल्स हैं उनमें एंडोथेलियम में जाके एथेरोमा का बिल्डअप बढ़ा रहा है। ठीक है, बनना लीवर में है और पेरिफेरल टिश्यू में जाके हमें नुकसान दे रहा है। और एसडीएल जो है वो पेरिफेरल टिश्यू से कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्ब कर रहा है और उसे लेके जा रहा है लीवर के पास, है ना। तो इस प्रकार से जो एचडीएल है वो गुड कोलेस्ट्रॉल है और एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल है। एक और चीज़ है, जो HDL3 था, ये HDL3 बाद में कन्वर्ट होने वाला है HDL2 में। HDL3 कन्वर्ट होने वाला है HDL2 में बाय रिसीविंग सम कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से कुछ कोलेस्ट्रॉल ये रिसीव करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा HDL2 में, और रिसीव करके कोलेस्ट्रॉल HDL3 कन्वर्ट हो जाएगा HDL2 में, और HDL2 जाएगा लीवर के पास और लीवर इसे डिस्ट्रॉय कर देगा। तो कुल मिला के बात क्या है कि जो HDL3 है वो अपना कोलेस्ट्रॉल देगा VLDL को, और बाद में खुद HDL3 कन्वर्ट हो जाएगा HDL2 में और HDL2 डिस्ट्रॉय हो जाएगा लीवर में। तो ये पूरी साइकिल जो हमने पढ़ी है VLDL, HDL3, HDL2 और नेक्स्ट HDL, LDL, IDL, इन सबको एक बार रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो क्या था, शुरू में VLDL था, VLDL ने अपने ट्राइग्लिसराइड और फॉस्फोलिपिड दे दिए HDL3 को और उससे ले लिया कोलेस्ट्रॉल। तो इस प्रकार से क्या हुआ, जो VLDL था उसकी डेंसिटी बढ़ गई क्योंकि उस पास कोलेस्ट्रॉल आ गया और उसने अपना ट्राइग्लिसराइड दे दिया, अपनी हल्की चीज दे दी और बड़ी चीज ले ली उससे, तो VLDL की डेंसिटी बढ़ गई और वो कन्वर्ट हो गया IDL में। IDL लीवर के पास गया, उसने अपने प्रोटीन और ट्राइग्लिसराइड लीवर सेल को दे दी, मतलब लीवर सेल ने IDL से प्रोटीन और ट्राइग्लिसराइड निकाल लिया, तो IDL कन्वर्ट हो गया LDL में, और LDL के पास ApoB48 एक प्रोटीन है जो एक्टिव कर देगा प्रोटीज और लाइपेजेस को, और उसकी वजह से जो LDL है वो हर पेरिफेरल टिश्यू में जाके अपना सारा का सारा लिपिड पार्ट, अपना कोलेस्ट्रॉल पार्ट बाहर निकालने लगेगा, मतलब कि रिलीज करने लगेगा।
ठीक है। और इसी वजह से एंडोथेलियम सेल लेयर के नीचे ये एलडीएल जमा होने लगेगा और एथेरोमा बनाना शुरू कर देगा, और इसी वजह से एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, ठीक है। और एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो एचडीएल है वो अपना कोलेस्ट्रॉल बीएलडीएल को दे रहा है, और जो एचडीएल है वो कोलेस्ट्रॉल लेके आ रहा है ना। जो नेचुरल एचडीएल था उसने कोलेस्ट्रॉल लिया था पेरिफेरल टिश्यू से, ठीक है, और फिर वो कन्वर्ट हुआ था एचडीएल-3 में। तो इस प्रकार से जो नेचुरल एचडीएल है वो कोलेस्ट्रॉल लेके आ रहा है, और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेके जा रहा है पेरिफेरल टिश्यू के पास, ठीक है। और इसी वजह से एचडीएल-3 को गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं और एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और खूब शेयर कीजिए। धन्यवाद।